कि संज्ञा तो 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम तू सबसे पहले आया था, चल तू 6 प्रकार का है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। क्रिया तू तो बहुत लेट आई है, बचा ही नहीं अब तो, चल 2 पढ़े ले जा, तू 2 ही प्रकार की है, अकर्मक, सकर्मक। तो मुझे ये बताओ क्यों बार बार पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम परिभाषा, उदाहरण, भेद इन्हीं को रटते रहते हैं, मूल चीज को नहीं समझते। हौसला किया मैंने पूछने का, मैं तत्पुरुष कैसे सर? तो बोला अरे इसमें दूसरा पद प्रधान नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ। अब मुझे क्या पता दूसरा पद प्रधान है कि नहीं है, अब गुरुजी के सामने कौन बहस करे? मैंने कहा हाँ। यूं करके बैठ गया। फिर मैंने और समास याद किए, सारे 6 समासों के भेद याद किए, बहुत सारे उदाहरण याद किए। कक्षा में सबसे ज़्यादा उदाहरण, परिभाषा, भेद मुझे ही आते थे और मेरे ही गलत हो रहे थे और बच्चों के सही हो रहे थे। मैंने कहा ये लफड़ा क्या है, मेरा गलत क्यों हो रहा है? फिर मैंने और उदाहरण, परिभाषा ज़्यादा याद किए। हाफ ईयरली में फिर कोई प्रश्न आ गया तो उसमें फिर मैंने लिख दिया एवी भाव समास। मैंने गुरुजी से पूछा इसमें, अरे बोला इसमें बहुरी समास होगा। मैंने कहा सर कैसे? कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है। तब मुझे गुस्सा आया, क्योंकि इतना कुछ मेहनत करने के बाद में गलत हो रहा है तो स्वाभाविक बात है। तो मैंने कहा सर आप है ना मुझे पद प्रधान समझा दो। मैं समझ गया सारी जड़ इसी में है, सारी बीमारी यहीं अटकी हुई है, ये पद प्रधान समझा दो, समास में अपने आप याद कर लूँगा। तो वो पद प्रधान जो है वो मेन बीमारी है, वो हल करनी है। और जिसके दिमाग में पद प्रधान की बात समझ में आ गई ना, वो समास कभी गलत नहीं करेगा। तो मैं नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं आपको वो चीज़ करवाने वाला हूँ जिसके कमेंट आप कई बार लिख चुके हो। समास करवा रहा हूँ मैं आज, बहुत दिनों बाद समास की बारी आई है। ठीक है, तो समास में आपको इस तरीके से करवाऊँगा कि आपको फिर कभी याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, वरना क्या होता है 9वीं 10वीं में भी समास पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में भी पढ़ते हैं, कंपटीशन में फिर समास पढ़ते हैं। लेकिन मेरी मान्यता है कि एक टॉपिक तसल्ली से एक बार पढ़ लिया जाए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चे लोग बार बार 9th में समास करेंगे, 10th में करेंगे, 11वीं 12वीं में समास करेंगे, आगे कंपटीशन में करेंगे। ये आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके पीछे मेरी मान्यता ये है, क्यों बार बार पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम परिभाषा, उदाहरण, भेद इन्हीं को रटते रहते हैं, मूल चीज़ को नहीं समझते। ठीक है, और मूल चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर वो चीज़ हमें बार बार पढ़नी पड़ेगी। और हम परिभाषा, उदाहरण सब कुछ याद कर लेंगे और लगेगा कि ये टॉपिक क्लियर है, लेकिन एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, यूँ लगेगा यार ये नहीं है, ये नहीं है तो इन 2 में से। वहाँ गाड़ी आकर अटक जाती है। क्यों? क्योंकि हमने मूल चीज़ को नहीं समझा हुआ, परिभाषा को पकड़ा हुआ है। और आप अगर लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं परिभाषाओं में बांधना नहीं चाहता, परिभाषाओं से बाहर निकलने की बात करता हूँ। मूल चीज़ को समझो, परिभाषा को छोड़ो। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे संज्ञा आ गई और इस तरह से 3-4 शब्द लिख दूंगा, इनमें संज्ञा छांटनी होगी तो दिक्कत आएगी ना। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि मूल चीज़ को नहीं समझते, परिभाषा में कैद होते हैं। तो आज मैं समास की मूल चीज़ समझाऊंगा, वो चीज़ जो शायद ही कोई समझाता हो। देखो समास बढ़िया समझाते हैं लोग, सारे लोग, दूसरे लोग, टीचर लोग, अध्यापक लोग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि हर एक टीचर के पढ़ाने की शैली अलग होती है, तो मैं फिर भी आपको अलग पढ़ाऊँगा। और मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि एक बार मुझसे पढ़ लिया ना तो आपको समास फिर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ है, धैर्य। मैं थोड़ा लंबा पढ़ाऊंगा, लंबा बोलूँगा, वीडियो लंबा बनेगा। ठीक है, तो आपको धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा लगाना है, एक बार लगा दीजिए, एक दिन लगा दीजिए, ज़िंदगी भर का झंझट खत्म कीजिए। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, परिभाषा, उदाहरण याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो तसल्ली से एक बार ही लगा दो ना टाइम। और मेरा टाइम इसलिए भी ज़्यादा लगाने वाला हूँ मैं,
क्योंकि मुझे समाज के वीडियो 9th 10th वाले बच्चों के लिए भी बनाने हैं, 11वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो यूँ तो है नहीं कि मैं 3-4 बताऊंगा कि ये समाज है 9th 10th के लिए, ये समाज है 11वीं 12वीं के लिए, ये समाज है कंपटीशन वालों के लिए। समाज तो एक ही है ना। तो मैं 9th 10th के बच्चों को, छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। इसलिए मैं कहानी सी बनाकर शुरुआती दौर से मूल चीज़ को समझाते हुए और इस टॉपिक को, समाज को कंपटीशन के लेवल के प्रश्नों तक पहुँचा दूंगा। तो सारे ही बच्चे आ जाएंगे, छोटे बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही मेन चीज़ बताकर इसको पूरा करूँगा। तो कंपटीशन में जो द्वंद्व होता है ना कि यार इसमें से है या इसमें से, वो द्वंद्व नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। कंपटीशन के लेवल के प्रश्नों तक समाज को पहुंचाऊंगा। तो आप धैर्य से पूरा वीडियो देखें। अगर इस वीडियो में पूरा समाज नहीं करवा पाया, 2 बनाने पड़ गए या 3 वीडियो बनाने पड़ गए, तो आपको तीनों क्रम से देखने पड़ेंगे, बारी बारी क्रम से तीनों, है ना। और अगर एक में ही बना पाया तो एक को पूरा देखना पड़ेगा। और फिर मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समाज दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? तो देखें वो मूल चीज़ क्या बताने वाला हूँ जो दूसरे लोग कम ही बता पाते हैं। दूसरे लोग परिभाषा उदाहरण समझा देंगे और समाज के भेद बता देंगे और भेदों की भी परिभाषा बता देंगे और भेदों की उदाहरण भी दे देंगे। लेकिन जहाँ बात आकर फंसती है, जहाँ बच्चा अटक जाता है, वो मूल चीज़ किसके कारण वो अटकता है, वो मूल चीज़ मैंने अनुभव की है। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो समाज सीखे, जो दिक्कतें मेरे सामने आई है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिक्कतें किसी और के सामने ना आए। और वो किस वजह से आई है वो दिक्कतें, वो आज क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। धैर्य से सारा सुने। समास का अगर अर्थ देखें डिक्शनरी में, शब्दकोश में, तो इसका अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। किसी भी चीज को संक्षेप में कहना, ठीक है। संक्षेप कैसे? कई सारे पद हैं, उनको मिलाकर कोई छोटा पद बनाना। कैसे? दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको संक्षेप कर दो दही बड़ा। रसोई के लिए घर, इसको छोटा कर दो, ये हटा दो, बीच में से हटा दो इसको, तो क्या आ गया? रसोई घर। रसोई घर हमने क्या किया? संक्षेप कर लिया, इसका संक्षेप कर लिया। तो समास का मतलब होता है संक्षेप करना, ठीक है ना। संक्षेप कैसे होगा? 2, 4, 5, 7, 10 पद है, तो वो संक्षेप कैसे होंगे? बीच के से कुछ पदों को हटा दो और फिर वो संक्षेप हो जाएंगे, है ना। बैल, पहला शब्द बैल, बैलों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, तो बीच के सारे पद हटा दो और बैल और गाड़ी ये दोनों पास पास ले आओ, बैलगाड़ी नया शब्द बन गया ना, उसका संक्षेप कर दिया ना। तो समास का मतलब होता है संक्षेप करना, ठीक है। अब शुरुआती दौर से समझते हैं। हिंदी में लाखों शब्द हैं, लाखों शब्द हैं। ये लाखों कहाँ से आए, कैसे आए, ये मैंने आपको बता दिया उत्पत्ति के आधार पर। आज एक तो संस्कृत वाले पढ़े हैं लाखों में, है ना। रात्रि, हस्त, धरित्री, घृत, दुग्ध, ये संस्कृत वाले पढ़े हैं। और इन्हीं से नए बन गए तद्भव, वो हैं आधे के। रात, धरती, दूध, घी, हाथ, इस तरह के। और इसके अलावा भी देशज शब्द बहुत हैं हिंदी में, ठीक है। पेट, जूता, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, इस तरह के, लोटा, इस तरह के शब्द देशज हैं। और विदेशी तो हिंदी में भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो लाखों शब्द हिंदी में है। अब बात यह है कि जो मूल शब्द थे पहले से मौजूद, उनसे नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया लेनी पड़ी या नए शब्द बनाने पड़े। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। इसलिए कि एक शब्द ले लो, आप कोई भी मूल शब्द ले लो, जैसे मैं ले रहा हूँ सफल, इसको पकड़ लो आप एक शब्द को, ठीक है। तो जो पास हो गया तो हम क्या कहेंगे? वह सफल हो गया, सफल, ठीक है। अगर पास नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे? वह पास नहीं हुआ। इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है? पहले ए लगा दो ना यहाँ, असफल, तो नया शब्द बन गया ना। एक बार और देखो, अब ये सफल मूल शब्द है, ठीक है। इसी से सारा काम चला लूं क्या? वह सफल हो गया, मुझे उसकी सफल देखकर खुशी हुई। सफल देखकर खुशी हुई नहीं,
सफलता देकर। तो मौजूद जो मूल शब्द होते हैं उनसे नए नए शब्द बनाने पड़ते हैं आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना। अब बात आती है कि नए नए शब्द मूल शब्दों से कैसे बनते हैं, एक नज़र दौड़ा लेते हैं इन शब्दों को। देखो, सफल मूल शब्द था ए, कोई शब्दांश है वो पहले जोड़ दिया, शब्दांश, ए पूरा शब्द नहीं है, शब्दांश है। तो कोई मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश जोड़ते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग से बने हुए। तो उपसर्ग से भी नए शब्द बना सकते हैं मौजूद शब्दों से, ठीक है ना। और मौजूद जो मूल शब्द है उनके बाद कोई लास्ट में शब्दांश जोड़कर, ता भी शब्दांश है, शब्द नहीं है पूरा, शब्दांश है, तो बाद में कोई शब्दांश जोड़कर भी नया शब्द बना लेते हैं, मूल शब्द से नया शब्द बना लेते हैं। किससे? प्रत्यय से, प्रत्यय से, ठीक है ना। बाद में जो शब्दांश होता है वो प्रत्यय होता है, पहले जो शब्दांश होता है वो उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग से भी नए शब्द बन जाते हैं, प्रत्यय से भी। एक तरीका और है, वर्ण जोड़ने से। दो शब्द पास पास आते हैं, दो शब्द पर बीच में वर्ण जुड़ते हैं। तो देव यानी देवता, आलय यानी घर, तो देवालय मंदिर को बोलते हैं, देवता का घर, देव आलय, इनको पास पास ले आए और ए और आ बन गया देवालय। तो वर्ण जुड़े हैं, तो वर्ण जुड़ करके जो नए शब्द बनते हैं मूल शब्दों से, इसको बोलते हैं संधि से बने हुए शब्द, संधि से बने शब्द। जहां वर्णों से विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब वर्णों का रूप बदल जाता है जब वो मिलते हैं तो, ठीक है। महोत्सव, इसको देख लो, महा, ये आ है, आ प्लस में उत्सव, तो ये ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर ओ हो गया, ये ओ, महोत्सव। तो यहाँ वर्ण जुड़े हैं, तो वर्ण जुड़कर भी दो शब्दों को पास पास लाकर बीच के वर्ण जोड़कर या वर्णों में विकार उत्पन्न होने से जो नए शब्द बन जाते हैं उनको कहते हैं संधि युक्त शब्द। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मौजूद शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया। तो या तो उपसर्ग से नए शब्द बना लो, या प्रत्यय से बना लो, या संधि से बना लो। एक प्रक्रिया और भी है नए शब्द बनाने की, वो क्या है, वर्णों को छोड़ो, कुछ ना कुछ लोप होगा, कुछ ना कुछ गायब होगा, ठीक है ना, तो फिर नए शब्द बन जाएंगे। जैसे देवदूत, तो देवताओं का दूत या देवता का दूत, तो यहाँ पर इसको और इसको पास पास ले आओ, बीच के पद हटा दो, का हटा दो, ये का विभक्ति हटा दो, तो बन गया देवदूत। तो ये भी एक प्रक्रिया है मौजूद शब्दों से। ये दो मौजूद शब्द थे, देव और दूत, इनसे भी एक नया शब्द बना लिया, देवदूत। देव अलग शब्द था, दूत अलग शब्द था, हमने इसको पास पास ला करके बीच की विभक्ति का हटा करके नया शब्द बना दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ मौजूद शब्दों से नए शब्द 4-5 तरीके से बनते हैं, या तो उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से। समास क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ना ही तो कोई शब्दांश पहले जुड़ता, ना ही कोई बाद में जुड़ता, ना ही वर्ण जुड़ते, उसमें विभक्तियों का लोप होता है, लोप। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, इसी को समास कहते हैं। अब आप समास के बारे में थोड़ा तो जान गए होंगे कि समास ज़्यादा कुछ नहीं है, मौजूद मूल शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है समास। अब इसके भेदों पर चर्चा करते हैं। आपने समास के कितने भेद सुने हैं? 6 क्या? समास के 4 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये 4 भेद हैं समास के। अब आप कहोगे कि सर हमने तो 6 भेद देखे हैं। बिल्कुल सही देखे आपने, तो क्या सर आप 4 कैसे बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ 4 मूल रूप से समास के 4 ही भेद होते हैं। पहले मैं ये बताऊं कि 4 ही क्यों होते हैं। तो पहले आप बताओ कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, उसके भेद बांटते हैं तो यूं ही बांट देते हैं क्या, तुक्के से, आइडिया से, कि संज्ञा तो 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम तू सबसे पहले आया था, चल तू 6 प्रकार का है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। क्रिया तू तो बहुत लेट आई है, बचा ही नहीं अब तो, चल 2 पढ़े ले जा, तू 2 ही प्रकार की है, अकर्मक, सकर्मक। तो मुझे ये बताओ तुक्के से भेद बांटते हैं क्या? नहीं ना, कोई ना कोई आधार होता होगा बांटने का। हाँ, हर एक चीज़ का आप जब भेद करते हैं तो कोई आधार पर भेद करते हैं, तुक्के से नहीं करते, ठीक है ना।
तो वो आधार क्या है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं मूल चीज़ को समझा रहा हूँ, समास कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। आराम से धैर्य से पूरा देखो, और अगर इसमें पूरा नहीं हुआ तो अगला वीडियो भी लगातार देखना। ठीक है ना, 1-2 दिन की बात है या 1-2 घंटे की बात है, लेकिन ज़िंदगी में समास नहीं करने पड़ेंगे। ठीक, तो देखो समास में अभी हमने क्या सीखा था कि 2 पद जो मूल शब्द है पहले से मौजूद है उनको मिलाकर नया शब्द बनाने का एक प्रक्रिया है वो समास। ठीक है ना, तो जब 2 पद मिलेंगे तो उन पदों की प्रधानता देखी गई, पदों की प्रधानता के आधार पर भेद बांटे गए। तो समास में 2 ही पद मिलते हैं, संस्कृत में तो 3-4 पद भी मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी की प्रकृति थोड़ी अलग है, तो ज़्यादातर 2 ही पद मिलते हैं। पद मतलब 2 शब्द पास पास आते हैं। ठीक है ना, अब उनको पद क्यों कहते हैं, मैंने पहले बताया शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द तो सिंगल अकेला पड़ा शब्द होता है, लेकिन वो विभक्तियों के साथ आ जाए या वाक्य में आ जाए तो पद बन जाता है। तो इसमें विभक्तियाँ होती है या पद होते हैं, तो फिर इनको शब्द नहीं कहेंगे, पद ही कहेंगे। तो समास में 2 पद पास पास आते हैं। ठीक है ना, 2 पद पास पास आते हैं, तो उनकी प्रधानता देखी जाती है, कौन सा पद प्रधान है। और 2 चीज़ों में प्रधानता के हिसाब से 4 ही बातें सामने आती है। कैसे, या तो पहला पद प्रधान होगा तो वो है अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान। ठीक है, या दूसरा पद प्रधान होगा उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान। अब 2 चीज़ों में तीसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों ही पद प्रधान हो सकते हैं, दोनों ही, तो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। दोनों ही पद प्रधान, ये तीसरी कंडीशन है। चौथी क्या हो सकती है कि दोनों ही पद प्रधान न हो, तो ये है चौथी कंडीशन, दोनों ही पद प्रधान न हो। कोई तीसरी बात सामने आए, कोई तीसरा ही पद सामने आए, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। तो 4 ही प्रकार के समास है, पदों की प्रधानता देखते हुए, और पदों की प्रधानता के आधार पर ही इनके भेद बांटे गए हैं। तो पदों की प्रधानता, और मैं जब समास करवाता हूं तो पदों की प्रधानता ही समझाता हूं, ये 6 भेद समझाते ही नहीं, ये बच्चे के अपने आप समझ में आ जाते हैं, पदों की प्रधानता। और यही वो चीज़ है जो बहुत कम लोग इनको समझा पाते हैं, पदों की प्रधानता क्या है, प्रधानता नहीं समझा पाएंगे। ठीक है ना, और समझा सकते होंगे, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं समझाया, इसलिए मेरी दिक्कत आती थी। अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो दिक्कत आती वो किसी और के ना आए, तो मैं समास को बाद में समझाता हूँ, पहले प्रधानता समझाता हूँ, क्योंकि प्रधानता के आधार पर ही भेद बांटे हैं। अगर पदों की प्रधानता समझ में आ जाती है कि प्रधान है क्या, प्रधान का मतलब क्या है, पद प्रधान होना, पद प्रधान होने का मतलब क्या है, ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो समास कभी याद नहीं करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पदों की प्रधानता पर तो भेद टिके हुए ना। तो पदों की प्रधानता समझाऊंगा आज, क्या है पदों की प्रधानता। बीच में एक बार छोटी बात बता देता हूँ, प्रसंग जुड़ गया तो। जब मैं 9th-10th में था तो समास करवाए थे, और गुरुजी ने टेस्ट लिया तो उसमें कोई शब्द दे दिया कि इसमें कौन सा समास है, तो मैंने लिख दिया तत्पुरुष समास, और गुरुजी ने चेक की कॉपी तो कांटा लगा हुआ था। फिर कॉपी दिखाई, मैंने कहा सर ये गलत है क्या, कि हाँ। मैंने कहा क्या होगा सर इसमें, बोले इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययीभाव समास होगा। मैंने कहा ठीक है, बैठ गया मैं तो क्लास में। दूसरा टेस्ट हुआ, फिर कभी महीने 1.5 महीने बाद फिर कोई समास का प्रश्न आया, मैंने फिर लिख दिया इसमें द्वंद्व समास। पूरा तो याद नहीं है वो क्या शब्द था, पुरानी बात हो गई, तो मैंने द्वंद्व समास लिख दिया, तो वो भी कांटा लगा दिया गुरुजी ने। मैंने कहा सर इसमें, अरे बोले इसमें तत्पुरुष है। मैंने कहा सर तत्पुरुष कैसे, इस बार थोड़ा हौसला किया मैंने पूछने का, मैं तत्पुरुष कैसे सर, तो बोला अरे इसमें दूसरा पद प्रधान नहीं है क्या। मैंने कहा हाँ। अब मुझे क्या पता दूसरा पद प्रधान है कि नहीं है, अब गुरुजी के सामने कौन बहस करे। मैंने कहा हाँ, यूं करके बैठ गया। फिर मैंने और समास याद किए, सारे 6 समासों के भेद याद किए, बहुत सारे उदाहरण याद किए। कक्षा में सबसे ज़्यादा उदाहरण परिभाषा भेद मुझे ही आते थे, और मेरे ही गलत हो रहे थे और बच्चों के सही हो रहे थे। मैंने कहा ये लफड़ा क्या है, मेरा गलत क्यों हो रहा है। फिर मैंने और उदाहरण परिभाषा ज़्यादा याद किए। हाफ ईयरली में फिर कोई प्रश्न आ गया तो उसमें फिर मैंने लिख दिया अव्ययीभाव समास। मैंने गुरुजी से पूछा इसमें, अरे बोला इसमें बहुव्रीहि समास होगा। मैंने कहा सर कैसे, कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है। तब मुझे गुस्सा आया, क्योंकि इतना कुछ मेहनत करने के बाद में गलत हो रहा है,
तो स्वाभाविक बात है। तो मैंने कहा सर आप है ना मुझे पद प्रधान समझा दो। मैं समझ गया सारी जड़ इसी में है, सारी बीमारी यहीं अटकी हुई है, ये पद प्रधान समझा दो, समास में अपने आप याद कर लूँगा। तो वो पद प्रधान जो है वो मेन बीमारी है, वो हल करनी है। और जिसके दिमाग में पद प्रधान की बात समझ में आ गई ना, वो समास कभी गलत नहीं करेगा। तो मैं पद प्रधान पर ही फोकस रखता हूँ, ये भेद नहीं करवाता। बाकी अध्यापक या वीडियो जो देखते हैं अपने, उसमें क्या कराते हैं, समास की परिभाषा उदाहरण, फिर एवी भाव की परिभाषा उदाहरण, फिर तत्पुरुष की परिभाषा उदाहरण, यूँ करते रहते हैं कि हाँ समझा दिया बच्चा कहते हाँ बहुत बढ़िया समझाया। लेकिन परीक्षा में आते हैं 4 ऑप्शन, तो कोई शब्द आता है यार ये नहीं है, ये नहीं है तो इन दोनों में से, ये क्यों होता है ये इन दोनों में से, क्योंकि परिभाषा उदाहरण रटे हुए हैं, मूल चीज़ को समझा नहीं। मूल चीज़ आज समझाऊंगा, क्या, पद प्रधान। तो सीधे चलते हैं, पद प्रधान क्या है। देखो इधर इसी पर तो भेद टिके हुए ना, इसी के आधार पर तो भेद बांटे हैं। ये समझ में आया, समास क्लियर। तो पद प्रधान क्या होता है, नॉर्मल तरीके से बताता हूं, एक ही झटके में, छोटी सी बात है। पद प्रधान कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी बात है, बता दूं। पद प्रधान का मतलब है बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, ये है पद प्रधान। ठीक है, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, यानी क्या कहा जा रहा है, ये चीजें ना, ये पद प्रधान है। अभी आप सोच रही तो पता ही था, पता था क्या, पता था। तो अभी और चर्चा करते हैं। मुझे तो क्लियर करना है, इतना क्लियर करना है कि समास के प्रश्न दोबारा गलत नहीं हो। तो पद प्रधान क्या है, बात किसकी हो रही है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो ये एक शब्द देखो आप पहले, मैं ज़्यादातर 1-2 गिने चुने शब्दों को ज़्यादा घसीटता हूँ, उन्हीं के आधार पर बताता हूँ। तो कई बच्चे सोचते हैं कि 2 शब्द रट के आए हैं गुरुजी। चलो मैं रट के आया हूँ, पर आपको तो समझा दूंगा ना, भले मैं रट के आया हूँ। तो देखें, गंगा जल, इसमें आप बताओ कौन सा पद प्रधान है। ये शब्द तो एक ही है, पर इसके मूल में 2 है, मूल में। तो मूल में 2 है और 2 से मौजूद शब्द पहले से, गंगा और जल, और उनको मिलाकर नया शब्द बना दिया। नए शब्द कैसे बनते हैं अभी बताया, या तो संधि से, या समास से, या उपसर्ग से, प्रत्यय से ना। तो ये समास से बना हुआ है, क्यों, क्योंकि गंगा उपसर्ग नहीं है यानी शब्दांश नहीं है, और जल प्रत्यय नहीं है यानी शब्दांश नहीं है, और ना ही यहाँ बीच में वर्ण जुड़े तो संधि से भी नहीं है। तो ये सामासिक पद है। क्या पद है, सामासिक। जो समास से बनता है ना, समास, तो उससे बना हुआ शब्द होता है सामासिक। इक जोड़ते हैं इसमें, तो ई और कै, तो ये हो जाएगा सामासिक। अब समास से बना हुआ शब्द है तो इसमें 2 पद है ना, गंगा और जल। अब आप बताओ कौन सा पद प्रधान है, मतलब गंगा प्रधान है या जल। कई बच्चे, जब मैं पूछता हूं तो कई बच्चे कहते हैं गंगा प्रधान है, कई कहते हैं जल प्रधान है, कई कहते हैं दोनों ही प्रधान है। वो प्रधान कैसे कहते हैं, क्योंकि प्रधान शब्द क्या है इस पर ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, परिभाषा उदाहरण भेद, बस इसी पर गाड़ी चलती रहती है कक्षाओं में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है ना। तो ये दिक्कत आती है। तो यहाँ प्रधान क्या है वो सुनो। तो कई बच्चे आधे कहते हैं गंगा प्रधान है, आधे कहते हैं जल प्रधान है। तो मेन बात ये है कि पद प्रधान होता क्या है, बात किसकी हो रही है, ये देखना है। और बच्चे क्या सोच लेते हैं, इनमें पूछा ना गंगा प्रधान है कि जल है, तो कहते हैं गंगा प्रधान है, जल का तो क्या प्रधान है, जल तो यहाँ पड़ा है, मेरे मटके में पड़ा है, हमारे घर ही पड़ा है। गंगा प्रधान है, पवित्र नदी है, पापियों के पाप दूर करती है। अरे इलाहाबाद नहीं जाना, गंगा नदी, यहाँ बोर्ड पर आओ। यहाँ गंगा और जल को समझ करके दिमाग में वो मत लगाओ, दिमाग आइडिया अपने वाला, गंगा मतलब पवित्र नदी इलाहाबाद वाली। तो कहने का मतलब ये है कि बात किसकी हो रही है इस पर फोकस करो। तो यहाँ गंगा जल, बात किसकी हो रही है बताओ, गंगा की या जल की, जल की। कैसे बोल के देखो, मेरे लिए गंगा जल लाना, तो गंगा लाने को कह रहा है या जल है, गंगा लाएगा नहीं, जल। तो बात इसकी हो रही है, ठीक। अब कोई कहे हमारे घर गंगा जल तो पड़ा ही रहता है, गंगा जल मिल जाएगा, गंगा जल, हमारे घर गंगा जल पड़ा है। तो गंगा पड़ी है घर में या जल है, जल। वो अलग बात है कि वो गंगा का है, लेकिन है तो जल ही ना, गंगा तो नहीं पड़ी ना।
तो जल की बात हो रही है, तो दूसरा पद प्रधान है। और जब दूसरा पद प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष समास है। अब किसी बच्चे को पेपर में दे दे कि गंगा जल में कौन सा समास है, 4 समास दे देगा, तो आप कहो तत्पुरुष। ठीक है, पद प्रधान समझने के बाद फिर तो नामकरण ही है कि पहला पद प्रधान दिखे तो एवी नामकरण करना है, दूसरा पद प्रधान दिखे तो तत्पुरुष नामकरण करना है, और दोनों पद प्रधान दिखे तो उसका नाम बोलना है द्वंद्व, और दोनों ही प्रधान नहीं दिखे तो उसका नाम बोलना है बहुव्रीहि। ठीक है ना, नामकरण ही करना है। समझाई बात? तो नामकरण तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब एक शब्द और देखो, जलधारा। इसमें कौन सा पद प्रधान है? सुनो एक बार, पद प्रधान एक बार तो मैंने समास शुरू ही नहीं करवाया, उससे पहले ही करवा रहा हूँ पद प्रधान, क्योंकि पद प्रधान ही मेन चीज़ है। तो एक बार तो समास के शुरू में करवा ही रहा हूँ, बीच में से एक बार फिर पद प्रधान समझाऊंगा, और जब समास पूरे होंगे लास्ट में फिर एक बार पद प्रधान बताऊंगा। 3 बार बता दूंगा, शुरुआत में, बीच में और लास्ट में, चलते चलते फिर बताऊंगा, क्योंकि सारा दारमदार पद प्रधान पर टिका हुआ है। ये चीज़ जिसके क्लियर हो गई दिमाग में, उसका समास का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये बताओ, जल धारा में कौन सा पद प्रधान है? जल या धारा? कई सोचेंगे कि जल ही प्रधान है, अभी तो बताया था। अरे ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ठीक है ना। यूं जल देखने से क्या होगा? तो यहाँ धारा प्रधान है, धारा। क्यों? क्योंकि पद प्रधान होता क्या है? बात किसकी हो रही है? बात यहाँ जल की नहीं हो रही, धारा की। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका विग्रह करते हैं या इसका वाक्य बनाते हैं। जल की धारा बह रही है, ये वाक्य बन गया। अब थोड़ी क्लियरिटी आ गई कि क्या कहना चाह रहा है। तो जल की धारा क्या कहना चाह रहा है, बात किसकी हो रही है, वही तो पद प्रधान है। और ये वाक्य बनाते पता लग गया, जल की धारा बह रही है। तो जल बह रहा है क्या, या धारा की बात कर रहा है? धारा की, क्योंकि जल होता ना, जल की बात कर रहा ना, तो बह रहा आता, जल बह रहा है, क्योंकि जल पुल्लिंग शब्द है और धारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये रही किसकी वजह से आ रहा है? धारा की वजह से। तो धारा प्रधान है, इसकी बात हो रही है। समझ आ गई क्या? एक तरीका और बताता हूँ पद प्रधान का, कैसे छांटते हैं इन्हीं दोनों शब्दों में। अब यहाँ देखो, जब कोई शब्द समझना हो, समासिक शब्द की बात करूँ जो समास से बना है, यानी बीच के पदों का लोप होकर फिर बना है, उसको समझना है तो उसका विग्रह करो। विग्रह, अब ये नया शब्द मैंने यहाँ लिख दिया विग्रह, तो इसको समझाकर आगे बढ़ूंगा। ये बात एक बार रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि जो शब्द नया डाल रहा हूँ उसको रटाऊँ, रटना नहीं है, उसको समझते हुए आगे चलो। थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, इत्मीनान से, तसल्ली से सीखो। धैर्य बहुत कुछ दिला देता है, उतावलापन बहुत कुछ खो देता है। ठीक है, धैर्य से रखो। अब विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है जो पद है ना, उसको फिर पूरे पदों के साथ, विभक्तियों के साथ बताना, खुलकर बताना, वो विग्रह होता है। ठीक है ना। तो समास को समझने के लिए तो विग्रह किया जाता है, और संधि को समझने के लिए विच्छेद किया जाता है। क्या किया जाता है? विच्छेद, टुकड़े करने पड़ते हैं। कैसे? वही पुराना शब्द यूज कर रहा हूं मैं। यहां देखो, अन्ना भाव। अब अन्ना हजारे जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था लोकपाल के लिए, तो अन्ना भाव, अन्ना का भाव नहीं है ये, ठीक है ना, ये है अन्न, अनाज, और अभाव यानी कमी, अभाव। तो यहां मैंने टुकड़े कर दिए, अन्न प्लस में अभाव। अब समझ में आ गया। जैसे देवालय, तो देवालय तो देव प्लस में आलय, देवता का घर यानी मंदिर, तो उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। अन्ना भाव ऐसे तो कोई समझेगा नहीं, टुकड़े कर दो, अन्न अभाव, फिर समझ में आ जाएगा कि अनाज की कमी, अकाल पड़ना, फिर समझ में आएगा, क्योंकि इसके टुकड़े करने पड़े थे। तो संधि युक्त शब्द है ये। तो संधि युक्त शब्द को समझने के लिए टुकड़े यानी विच्छेद करने पड़ते हैं, और समासिक कोई पद है तो उसका विग्रह करना पड़ता है, यानी उसमें वापस विभक्तियां वापस लगा करके उसको खुलकर वाक्य रूप में बनाना पड़ता है, तो फिर वो समझ में आ जाता है। जैसे दशानन, ये समासिक पद है मान लो, ठीक है। तो दशानन, घर पर जाओ, बोलो अपने जो दादा परदादा है जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास जाकर बोलो दशानन, वो नहीं बता पाएंगे। उसका विग्रह कर दो ना। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि समास को समझने के लिए विग्रह करना पड़ता है। तो विग्रह करो, 10 आनन। आप बोलो 10 हैं आनन जिसके, यानी 10 है मुंह जिसके, आनन मुंह को बोलते हैं, तो 10 है मुंह जिसके, इतना कहते ही, विग्रह करते ही हमारे दादा परदादा जो अनपढ़ है बता देंगे रावण है। आप कहोगे ना 10 है मुंह जिसके, तो वो कहेंगे रावण है। तो ये
कब बताने में सफल हुए वो? जब आपने उसका विग्रह किया। सीधे ही कहोगे ना अनपढ़ व्यक्ति को कि 10 आनंद, वो नहीं बता पाएगा, विग्रह करना पड़ता है। समझ आ रही बात? तो समास को समझने के लिए विग्रह करना पड़ता है और संधि को समझने के लिए विच्छेद। तो यहाँ विग्रह करते हैं, ठीक है। विग्रह कैसे करते हैं देखो, इसमें जो भी पद है वो वापस लगाओ। गंगा का जल, का लोप था यहाँ पर, गंगा का जल, तो का हटाकर 2 शब्द पास पास लाए थे, संक्षेप किया था, संक्षेप। गंगा का जल, का हटाकर संक्षेप किया था। समास का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है ना। तो का लोप है इसमें, और इसमें की का लोप है, जल की धारा। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ का क्यों आया, की क्यों नहीं आया, यहाँ की क्यों आया, का क्यों नहीं आया? इन शब्दों को देखो। गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, गंगा बहती है, यूँ थोड़ी कहते हैं गंगा बहता है, स्त्रीलिंग है ना। जल पुल्लिंग है, गिलास में जल पड़ा है, यूँ कहेंगे, यूँ थोड़ी कहेंगे गिलास में जल पड़ी है, ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार जल पुल्लिंग है और धारा स्त्रीलिंग है, धारा बह रही है। जल बह रहा है, जल पुल्लिंग है, धारा बह रही है, धारा स्त्रीलिंग है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ का आया है तो किसकी वजह से आया है? जल की वजह से आया है। गंगा का जल, क्योंकि ये पुल्लिंग है और इसके प्रभाव से आया है। और ये स्त्रीलिंग है धारा, तो की धारा के प्रभाव से आया है, धारा के प्रभाव से। तो बात धारा की हो रही है। यहाँ जल के कारण का है तो जल प्रभावी है, यानी जल की बात हो रही है, तो ये पद प्रधान है। इसमें धारा की बात हो रही है, ये पद प्रधान है। तो का की किसकी वजह से आया, समझ गए क्या? एक सुनो, का पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। तो का पुल्लिंग, की स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये जल की वजह से आया है, तो जल प्रधान है। यहाँ से देख लो पद प्रधान, पता लग जाएगा। अगर गंगा प्रधान होती ना तो गंगा के कारण तो की आना था, गंगा तो स्त्रीलिंग है, तो गंगा की जल नहीं आ रहा ना, गंगा की जल, का जल आ रहा ना, तो का जल पुल्लिंग है। तो ये इससे पता लग रहा है पुल्लिंग है, यानी इसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, तो ये पद प्रधान है। कैसे छांट लो बोले, पद प्रधान समझ में आ रही है क्या? यहाँ बात किसकी हो रही है? जल का धारा थोड़ी कहते हैं, जल की धारा बोलेंगे, तो इसकी बात हो रही है, की के कारण पता लगा, तो इसकी बात हो रही, तो ये पद प्रधान है। पद प्रधान समझ में आ गया, बात किसकी हो रही है, ठीक है। एक दो शब्द और देख लो। अब इसको देखो, राजमाता, 2 शब्द है यानी 2 पद है और मिलकर संक्षेप होकर क्या बना, सामासिक पद, सामासिक समास से। तो यहाँ राजा की माता, तो राजा प्रधान है या माता? बात किसकी हो रही है, राजा की या माता की? बोलकर देखो ना। आज हमारे गांव में राजमाता पधारेंगी। हालांकि आजकल राजतंत्र नहीं है, राजा महाराजा राजा रजवाड़ा नहीं है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन एक बार अपने समझ रहे हैं, आज हमारे घर या हमारे गांव राजमाता पधारेगी, राजा की माता। तो राजा पधारेगा या माता? माता ना, तो माता की बात हो रही है। दूसरा पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास है इस शब्द में भी। पद प्रधान समझ लो, समास अपने आप ही नामकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो ये देवदूत, तो देवता का दूत, देवता की बात हो रही है या उसके दूत की? स्वर्ग से देवताओं ने अपना दूत पृथ्वीलोक में भेजा और वो देवदूत जल्दी आ गया, देवदूत। तो देवता आ गए या दूत आया? दूत। तो देवदूत, बात दूत की हो रही है और किसकी बात हो रही है, वही पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तो देवदूत में भी तत्पुरुष समास है, समझ गए क्या? तो तत्पुरुष समास में मैंने कौन कौन से बता दिए? गंगा जल, जलधारा, राजमाता, देवदूत, ये सारे शब्द दूसरे पद प्रधान वाले हैं। दूसरे पद की बात है, ये तत्पुरुष है। अब मैं आपको वो आपकी जो कन्फ्यूजिंग वो दूर कर रहा हूं कि सर समास के 6 भेद थे, तो 6 कर रहा हूं। 6 करूं? देखो ध्यान से। ये देखो, राजमहल,
राजा का महल है, तो बात तो महल की कर रहा है ना, तो महल की कि आज मैंने राजमहल देखा, तो राजा देखा या महल है? महल ना, राजमहल है, बहुत सुंदर था, तो राजा सुंदर होने की बात कर रहे हैं या महल सुंदर होने की? तो ये दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, अब यहां देखो शीश महल है, शीश महल है, तो बात तो महल की कर रहा है, लेकिन पहला पद इसकी विशेषता और बता रहा है। बात दूसरे पद की हो रही हो और पहला पद विशेषता बताए तो वो एक अलग सी पहचान है। देखो रंग महल है, तो यहां बात तो महल की हो रही है, लेकिन ये शब्द है शीश महल, शीशे वाला है ना, तो ये विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो एक अलग पहचान हो गई। तो जिस समास में दूसरा पद तो प्रधान होता ही है, लेकिन पहला विशेषता बताता है, विशेषता बताता है यानी विशेषण का गुण होता है, विशेषण। तो जो विशेषता दिखा रहा है वो तो विशेषण हो गया, और किसकी दिखा रहा है उसको बोलते हैं विशेष्य, विशेष्य। कई बच्चे पूछते हैं सर विशेष्य विशेषण क्या होते हैं, उपमेय उपमान क्या होते हैं? तो मैं विशेष्य विशेषण भी बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ पीछे के वीडियो में, और उपमेय उपमान भी समझा चुका हूँ पीछे के वीडियो में। अगर आपने देखा है तो मैंने 300 के लगभग वीडियो बना रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो विशेष्य विशेषण एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ, जब बात चल पड़ी तो देखो मीठा आम, यहाँ आम तो नाम है कोई चीज़ का, है ना, संज्ञा शब्द है ये। अब मीठा ये विशेषता दिखा रहा है, तो ये विशेषण शब्द है, मीठा विशेषण। अब अपने सीधे कि मीठा, तो अगला कहेगा क्या क्या मीठा, किसकी बात कर रहे हैं, यानी इसका विशेष्य क्या है? विशेषण तो है ये मीठा, विशेषता बता रहा है विशेषण है, पर किसकी, इसका विशेष्य क्या है, समझिए ना। तो ये विशेष्य कह देंगे इसको विशेष्य, यानी जो विशेषता दिखा रहा है वो तो विशेषण हो गया, जिसकी दिखा रहा है उसको विशेष्य बोल देंगे। समझाई बात है? यानी जैसे कहेंगे ना ये बेचारा शोषित है यानी पीड़ित है, तो हम कहेंगे किससे पीड़ित है, इसका शोषण किसने किया, यानी शोषक कौन है, शोषित है तो शोषक भी तो होगा ना, तो विशेषण है तो उसका विशेष्य भी तो होगा ना, यानी किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेष्य विशेषण का गुण जिसमें होता है उसका अलग नाम दे दिया कर्मधारय समास। ये देखो तीसरा कर्मधारय समास, क्या बताया इसमें मैंने भी, दूसरा पद तो प्रधान होगा पर पहला पद विशेषता बताएगा। क्या होगा, विशेष्य विशेषण का गुण होगा इस समास में, किसमें, कर्मधारय में। और इसका पूरा नाम बताऊं क्या, इसका पूरा नाम है कर्मधारय तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। ये देख लो राजमहल दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष है। शीश महल बात तो महल की करे तत्पुरुष ही है ना, लेकिन पहला पद विशेषता बता रहा है, तो अलग पहचान हो गई, अलग गुण हो गया इसका कि इसमें विशेषता बताई जाएगी। एक शब्द दूसरे की विशेषता बताएगा, इतना याद रखो, एक पद दूसरे की विशेषता बताएगा, वो कर्मधारय होगा, कर्मधारय। समझाई बात, कर्मधारय, काम धारण करना, क्या काम करना, ये बेजान शब्द क्या काम कर सकते हैं, अपनी विशेषता दिखा सकते हैं, इस बहाने याद हो जाएगा कर्मधारय विशेषता। ठीक है ना, तो ये दूसरा पद प्रधान है लेकिन पहला विशेषता बता रहा है, तो विशेष्य विशेषण का गुण होता है वो कर्मधारय समास होता है। अब थोड़ा और देखो, शीश महल, रंग महल और पंच महल, तो इसमें भी बात महल की हो रही है और ये विशेषता भी बता रहा है, लेकिन विशेषता किससे बता रहा है, संख्या वाले शब्द से विशेषता बता रहा है, संख्या वाले शब्द से, तो ये अलग पहचान रखता है, तो इसका भी अलग नामकरण कर दिया, इसका नाम है द्विगु समास। चौथा द्विगु समास, यहां थोड़ा गौर करें, द्वि अपने कहते हैं ना द्वितीय परक तृतीय परक, द्वि दो, तो संख्यावाचक, तो सीधी सी बात है दो पद होंगे ना समास में, पहला पद संख्या वाला दिखाई देगा, संख्यावाचक। ठीक है, तो उसमें पंचमहल और देख लो, एक दो त्रिभुज, एक दो तीन त्रिभुज, ठीक है ना, षट भुज, षट भुज, 6 भुजाएं हैं। ठीक है, दोपहर, दोपहर, दुपहिया वाहन, दुपहिया दो पैरों वाला, तो बात तो पैर की कर रहा है वो, बात तो भुजाओं की कर रहा है वो, लेकिन पहला पद संख्यावाचक है, बात पैर की कर रहा है, पहला संख्यावाचक है दो,
दुपहिया, बात तो पहियों की कर रहा है, टायरों की, लेकिन दो को संकेतित कर रहा है। बात तो भुजाओं की कर रहा है, लेकिन 6 भुजा 60 है। तो पहला पद संख्यावाचक होगा, ये अपनी अलग पहचान रखता है, इसलिए अलग नाम दे दिया द्विगु समास। और इसका पूरा नाम बताऊं क्या? विशेषता बताता है वो, लेकिन संख्या वाले इससे शब्दों से विशेषता बताता है। तो इसका पूरा नाम है द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष समास। इतना लंबा नाम है। इन सारे समासों में ये 6 हो गए आपके, 1 2 3 4, और इसको मैं नंबर देता हूँ 5 है, ठीक है। और ये हो गया 6। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 6 भेद कर दिए ना। ये सारे समासों में तत्पुरुष जो है वो सबसे बड़ा समास है। बड़ा का मतलब है इसमें शब्द ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और इसके ये 2 बड़े भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष की 2 बड़े भेद हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 6 समास हो गए। तो आज मैंने आपको क्या करवाया, एक तो आपके 6 समास बता दिए। मूल तो 4 ही समास होते हैं, 4 समास 4 भेद, ठीक है। 6 होते हैं, वो किस तरह से होते हैं बता दिया मैंने। तत्पुरुष की ये 2 बड़े भेद हैं, चूंकि अपनी अलग पहचान रखते हैं तो अलग नामकरण हो गया। तो 6 रूपों में, 6 भागों में इनको तैयार करेंगे। एक मैंने आपको क्या बताया, समास क्या है, मौजूद शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है। और समास का अर्थ संक्षेप होता है, बात को संक्षेप करना, छोटे में कहना। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, संक्षेप कर दिया, ठीक है ना। एक मैंने बताया पद प्रदान। पद प्रदान क्या होता है, बात किसकी हो रही है। गंगा जल, इलाहाबाद नहीं जाना, गंगा कि वो पापियों के पाप दूर करती है, पवित्र नदी है, वो नहीं सोचना। गंगा जल कि जा रहे थोड़ा सा गंगा जल ला, तो गंगा लाएगा या जले, जल है, ये तो पद प्रदान। और पद प्रदान बीच में एक बार और बताऊंगा, और लास्ट में जब समास खत्म हुई तब और बताऊंगा। मैं यहीं रोक रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि लंबा वीडियो शायद आप देखते नहीं हैं। तो कल फिर से शुरू करेंगे इनको, और बीच में से आकर के जब दिक्कत आएगी तो पद प्रदान एक बार और बताऊंगा, और सारे करने के लास्ट में भी पद प्रदान बताऊंगा। तो कल का वीडियो लगातार देखते रहें, और ये चीज़ समझ में आई है, पद प्रदान कहना क्या चाह रहा है उस बात को पकड़ना है। अभी आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन पेचीदियाँ आएगी तब ये मेरे ट्रिक्स, ये मेरी बताई हुई बातें, ये मेरे शब्द आपकी समस्या हल करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, किसी का भला हो, जो आपके पल्ले पड़ा है, आपको अच्छा लगा है, किसी और को भी अच्छा लगे। अच्छे काम में झिझक मत किया करो, ठीक है ना। अरे लोग फूड हंसी मजाक के वीडियो भी एक दूसरे को भेजते रहते हैं, क्या मिलेगा, ये भेजो ना, किसी के काम आएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।